तो कैम छो मनली मौजमान है। तो फाइनल एपिसोड आ चुका है स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 2 का और बहुत ज़्यादा बढ़िया एपिसोड था। तो आगे की जितनी भी चीज़ें और जितने भी मूवीज़ एपिसोड्स आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको चाहिए तो पहले सब्सक्राइब कर दो और वो साइड में बेल नोटिफिकेशन के ऊपर ऑल होगा उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगी जब भी हम अपलोड करेंगे, कोई भी टाइम पर अपलोड होगी, ठीक है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और तभी जो यूरी होता है ना वो हेलीकॉप्टर ठीक कर रहा होता है या करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ नहीं पता चलता। हॉपर बहुत ज़्यादा जो उसके हाथ पे घाव लगे होते हैं और हर जगह पे घाव होते हैं तो हाथ पे वो पट्टी लगा रहा होता है। हॉपर और जॉयस मतलब ये सब कुछ ख़त्म हो जाए ना उसके बाद एक डेट प्लान कर रहे होते हैं। दोनों कुछ पल बिता ही रहे होते हैं और तभी कॉल आ जाता है। नैन्सी सबको कहती है कि पहले फेज़ में हम लोग एरिका को प्लेग्राउंड में भेजेंगे, फिर वो मैक्स को और लूकस को सिग्नल देगी। फिर सेकंड फेज़ होगा जब मैक्स वेकना को फंसाएगी। थर्ड फेज़ में डस्टिन बोलता है कि मैं और एडी बैट्स को भगाएंगे वहाँ से। फोर्थ फेज़ में रॉबिन कहती है कि हम वेकना के जो बैट फ्री अड्डे है ना वहाँ पे जाएंगे और उसे जला डालेंगे। नैन्सी कहती है कि कोई भी अगले फेज़ में नहीं जाएगा जब तक सबको पता ना हो कि ये फेज़ ख़त्म हो चुका है। सब एडी के घर से अंडरग्राउंड में मतलब जो होता है ना नीचे की दुनिया, मतलब एडी के घर पे जो खुला हुआ था गेट, वहाँ से चले जाते हैं हथियार के साथ। वहाँ पे पहुँचने के लिए शुरुआत कर लेते हैं वो लोग कि जितने भी उन लोगों ने वो ख़रीदे थे ना हथियार और वो सब लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। स्टीव डस्टिन और एडी को समझा देता है कि उनको करना क्या है आगे और वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम ठीक से करेंगे। स्टीव, रॉबिन और नैन्सी निकल पड़ते हैं वेकना के घर के वहाँ पे। एपिसोड का नाम है द पिगी बैंक। जोनाथन कॉल लगा के ट्राई कर रहा होता है कि कुछ भी हो जाए वो लोग हॉकिंस पहुंच जाए रात तक, मतलब कभी भी पहुंच जाए, पर कुछ भी हो नहीं पा रहा होता। 11 सैनिक रूट अहेड ऐसा कुछ लिखा होता है बोर्ड पे, ऐसा कुछ पढ़ती है वो और 11 को कुछ पुरानी यादें आना शुरू हो जाती है। 11 कहती है कि एक रास्ता है जिससे हम मैक्स को यहीं से बचा सकते हैं। 11 सबको बताती है कि जब वेकना अटैक करेगा ना माइंड से, वो मैं भी कर सकती हूँ और मैक्स ही मतलब मैं मैक्स से दिमाग में जाके उसकी मदद कर सकती हूँ अपने माइंड से। 11 कहती है कि उसे एक बाथ टब चाहिए, उनको सॉल्ट भी चाहिए ये सब चीज़ों की वजह से, जिससे वो उसका माइंड ठीक से कंट्रोल कर पाए। एरजेल कहता है कि तुम बोलोगे उतना सॉल्ट मैं ला सकता हूँ। लूकस, एरिका, मैक्स लोग होते हैं ना वो सारे वेकना को ढूंढने, मतलब वो जो घर पे पहुँच चुके होते हैं वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। एरिका लूकस को आके बताती है, मतलब पेपर में लिख के बताती है कि वेकना उसे मिल चुका है। एरिका बाहर चली जाती है और वो बोलती है कि मतलब लाइट से टॉर्च बनाए, मतलब फेज़ 1 स्टार्ट हो चुका है ऐसे सिग्नल देती है। जेसन को उसके दोस्तों के साथ पुराने वाले जो मर्डर हाउस है ना उसके बारे में बताता है। उसका दोस्त आता है और जेसन को बताता है। हॉपर सबको बताता है कि जो लेडी कॉल में उसके सामने थी ना जिससे उसकी बात हुई थी, वो समझाने के बहुत ज़्यादा मैंने उसको कोशिश की कि मैं ही हॉपर हूँ, 5 से 10 मिनट मुझे लग गए उसको समझाने में। उसने कहा कि मैं डॉक्टर की फ्रेंड हूँ, मतलब ओवेंस की बात हो रही होती है, मतलब कोड में बात कर रहे होते हैं लोग ताकि केजेबी को ना पता चले। मैंने कहा मेरी डॉक्टर से बात करवाओ। उसने जवाब दिया कि डॉक्टर से तो बात नहीं हो पाएगी। उसने कहा कि डॉक्टर किसी लड़की के साथ थे और वो हॉकिंस में किसी चीज़ से लड़ने के लिए निकले थे और फिर सब लोग गायब हो गए। जॉयस के बच्चे और एल और सब होते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है इनकी बारे में बात हो रही होती है। जॉयस कहती है कि वो पार्टिकल्स जो लैब में थे वो अगर ज़िंदा है तो इसका मतलब है कि हॉकिंस में गेट खुला है। जॉयस सबको बताती है कि यहाँ पे जो गेट है ना उसमें कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ करके हम लोग बच्चों की मदद कर सकते हैं ये गेट में कुछ ना कुछ करके, और तो हम हॉकिंस तो एक दिन में पहुँच नहीं सकते। हॉपर कहता है कि हम वापस जेल में जाएंगे और उस लैब में घुसेंगे। मुर्रे कहता है कि उसी जेल में वापस जाने का मतलब है कि हम लोग बच ही नहीं पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। हॉपर एंजो को कहता है कि जब हम जेल में से सिग्नल देना तब तुम्हें यूरी के साथ हमें बचाने आना होगा। एरजेल सबको जिस पिज़्ज़ा शॉप में वो काम करता होता है ना, मतलब उसकी एक और फ्रेंचाइज होती है, वहाँ पे ले जाता है। एरजेल वहाँ पे काम कर रहे आदमी को कहता है कि एक बड़ा सा उसे टब चाहिए और किचन का उसको काम है और जिसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल सके। वो मान नहीं रहा होता है तो जोनाथन कहता है कि मैं ड्रग्स लेने का उसे बोलता है कि तुम्हें ड्रग्स चाहिए ये ले लो और उसके बदले में हमें यूज़ करने दो। उधर एडी और डस्टिन तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पे जोनाथन लोग टब तैयार कर रहे होते हैं। एरजेल एक मस्त पिज़्ज़ा बना रहा होता है, बाकी सब अपना काम कर रहे होते हैं। एडी और डस्टिन दोनों साथ में एक टीम की तरह सब काम होता है ना उसको ख़त्म कर देते हैं। एडी को घर पे उसके गिटार का एक धमाकेदार वर्जन दिखाई देता है। वो नीचे की दुनिया है ना वहाँ पे एक और वर्जन होता है उसके गिटार का।
स्टीव उसके बचपन की बातें और किस्से नैन्सी को बता रहा होता है, मतलब जब वो लोग जा रहे होते हैं ना तब जंगल में। स्टीव नैन्सी को कहता है कि थैंक यू 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे ठोकर देने के लिए, और उसी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सीधा हो चुका हूँ। वो नैन्सी को कहता है कि अगर हम अभी पहली बार मिले होते ना तो बात ही अलग होती। स्टीव नैन्सी को बताता है कि उसे पूरी ज़िंदगी नैन्सी के साथ बितानी है। रॉबिन लोग वेकना के घर होता है ना, जो वहाँ पे पहुँच जाते हो, और वहाँ पे दिखाया जाता है कि हॉपर लोग होते हैं ना, मतलब जो रशिया है वहाँ की बारी आती है तुरंत, तो हॉपर लोग जेल में जाते हैं और वहाँ पे कोई भी गार्ड्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। वो लोग जेल के अंदर घुसते हैं वही रास्ते से जहाँ से वो लोग बाहर आए थे। तभी हॉपर को गन शॉट्स की आवाज़ सुनाई देती है। एंजो यूरी को कहता है कि तुम पहले से ही ऐसे धोखेबाज थे क्या? यूरी जवाब देता है कि तुम उन अमेरिकन्स की मदद क्यों कर रहे हो? एंजो कहता है कि रशियंस अमेरिका की बात है ही नहीं यहाँ पे, हम उन लोगों की बात बताना, मतलब वो लोग एविल है या नहीं, ये सब चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे। जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर अभी जो बंदा यहाँ पे आ चुका है, जिस चीज़ से मैं लड़ चुका हूँ, जो बहुत ज़्यादा शैतान है, उसकी बात है, और वो पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म कर देगा, हमारी फैमिली, हमारा कंट्री, सब कुछ। मैंने उस राक्षस से मेरी आंखों के सामने देखा हुआ है वो कितना ख़तरनाक है, पर तुम अभी भी ये सब ट्रिक्स खेलने में लगे हुए हो, तुम्हें पता नहीं चलता। एंजो यूरी होता है ना, उसका बहुत ज़मीर जगा देता है, उसे याद आ जाता है कि वो कौन है, और वो मतलब यूरी अब ठीक हो चुका है ऐसा। मैक्स लूकस से लिखते वक्त मतलब बातें कर रही होती है। वो लूकस को कहती है कि मुझे बहुत खुशी है, मतलब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पे हो। लूकस कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लूकस मैक्स को मूवी के लिए पूछता है। मैक्स एक बढ़िया सा जवाब दे देती है उसे। एरिका सबको नीचे सिग्नल देती है कि मैक्स अब फेज़ 2 में जाएगी, वेकना का ध्यान भटकाने के लिए। मैक्स गाना बंद कर देती है और वेकना से बात करने की कोशिश करती है। वेगना लाइट से सिग्नल दे रहा होता है कि मैं वो कहाँ जा रहा है, मतलब वो पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, अगर आपने वॉल्यूम 1 सुना है तो, मतलब सिग्नल देता है लाइट से वेगना, और कुछ नहीं। माइक एक चश्मा बना देता है जिससे कि एल को जब वो बाथ टब में जाएगी ना तब उसको और कुछ नहीं दिखेगा और वो ध्यान दे सकती है। एयरजेल सबके लिए पिज़्ज़ा बना देता है। विल और जोनाथन टब तैयार कर रहे होते हैं। जोनाथन विल को उसकी बचपन की यादें बता रहा होता है कि तुम कैसे थे, क्या करते थे, क्या नहीं, और विल को पूछता है कि तुम मुझसे अपनी बातें शेयर क्यों नहीं करते। अब दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, मतलब दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाती है। मैं तुम्हारा, वो जोनाथन होता है ना, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ऐसा बोलता है, और विल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। 11 अंधेरे में जाती है। 11 को सब दिख रहा होता है कि मैक्स और लूकस लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। एल बोलती है कि मैक्स का प्लान काम नहीं कर रहा है। मैक्स लाइट रख देती है। वो उसकी बुरी यादें होती है ना, वो सोचना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मैं बिल्ली के बारे, जो उसकी बिल्ली ने, जो उसका भाई बिल्ली था ना, उसके बारे में सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा था और मैं चाहती थी कि वो मर जाए। मैं बस चाहती थी कि बिल्ली वापस बिल्ली हो गया, मैं बिल्ली की बात कर रहा हूँ, बिल्ली मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। ये सब 11 भी सुन रही होती है। अब जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं होता, मैं भी क्यों नहीं मर जाती। मतलब ऐसा जो हमारी मेन मैक्स है ना, वो ऐसा सब कुछ सोच रही होती है ताकि वेकना उस पर आके मतलब अटैक कर दे या फिर कुछ ना कुछ करे। मैं चाहती हूँ, मतलब मैक्स ऐसा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी ले जाओ। लूकस मैक्स को पूछता है कि क्या तुम चाहती थी कि बिल्ली मर जाए। मैक्स जवाब देती है कि तुम बोल क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं बोलना था, सिर्फ मुझे बोलना था। लूकस कहता है कि तुमने मेरे बारे में भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा। मैक्स कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। लूकस कहता है कि नॉर्मल लोग किसी के मरने की ख्वाहिश कभी भी नहीं करते, मुझे लगा तुम ठीक हो रही हो, अच्छा होगा अगर वेकना तुम्हें भी ले जाए। लूकस के अंदर से वेकना की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दिखाया जाता है कि मैक्स वेकना के शिकंजे में जा चुकी है, मतलब वो पूरी की पूरी वेकना के पास जा चुकी है दिमाग से। 11 मैक्स के साथ रहती है और उसकी मदद कर रही होती है। 11 मैक्स की सारी मेमोरीज देखती है। 11 एक मैक्स की जो एक मेमोरी होती है ना, उसमें आ जाती है। लूकस लाइट से थर्ड फेज शुरू करने की सिग्नल दे रहा होता है। एडी गिटार होता है ना, उससे गाना बजाना बहुत ज़ोर से शुरू कर देता है। बहुत अच्छा सॉन्ग बज रहा था, आपको खुद ये एपिसोड पूरा का पूरा देखना चाहिए। सारे बैट्स और सब उनके पास आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन था ये, मज़ा आ गई थी ये देखने में। वेकना मैक्स के पीछे होता है। जेसन
होता है ना वो आ जाता है और एरिका लोगों के वहाँ पे जो लोग काम कर रहे मतलब सिग्नल मिल चुकी होती है और जेसन वहाँ आ चुका होता है। जेसन का जो फ्रेंड होता है ना वो एरिका को पकड़ लेता है। डस्टिन एडी को बताता है कि हमारे पास बस 30 सेकंड है, ये बैट्स लोग आ जाएंगे। एडी और अच्छे से और ज़ोर से गिटार बजाना शुरू कर देता है। वहीं बिली मैक्स को मारने के लिए दरवाज़ा तोड़ रहा होता है। मैक्स उसकी सारी अच्छी यादें सोचती है। मैक्स की मतलब जो आंखें होती है ना वो स्नोबॉल की जगह पे खुलती है, मतलब ऐसी जगह होती है वहाँ पे खुलती है। सारे बैट्स एडी और डस्टिन पे हमला कर देते हैं। दोनों प्लान किए होते हैं ना वैसे ही अंदर छुप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉपर लोग जेल में मतलब जो होती है ना उसके अंदर दरवाज़ा खोल के वापस आ चुके हैं होते हैं जेल के अंदर। वहीं दूसरी ओर एक चीज़ दिखाई जाती है कि जो तोड़ फोड़ मतलब जेल होती है ना उसके अंदर रशियंस की सारा तोड़ फोड़ कर चुके हो वहाँ पे। हॉपर आग जलाने वाली जो मशीन होती है ना वो लेके आगे बढ़ता है। वहाँ सबकी लाशें पड़ी होती है। एक ऑफिसर बताता है कि मॉन्स्टर ने सबको मार दिया। मुर्रे उस ऑफिसर से पूछता है कि पार्टिकल्स है कहाँ, उसके बारे में पूछता है वो ऑफिसर से। वो कहता है कि मॉन्स्टर उसी चीज़ में चला गया है जो रेत थी उसमें। नैन्सी लोग वेकना के घर पे पहुँच जाते हैं। 11 को छोटी मैक्स दिखती है जो स्केटिंग कर रही होती है। विल पूछता है कि तुम्हें इस मेमोरी में कुछ अजीब नहीं दिख रहा क्या। 11 बताती है कि यहाँ पे कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा अलग है, शायद ये कोई दूसरी मेमोरी है। मैक्स स्नोबॉल में बैठी होती है, तभी सारे गुब्बारे फटना शुरू हो जाते हैं और वो गुब्बारों के अंदर खून होता है। वहाँ जो गाना बज रहा होता है ना वही गाना 11 जिस मेमोरी में होती है ना उस वहाँ पे भी जो स्पीकर होते हैं ना उसमें भी वही गाना शुरू हो जाता है। मैक्स और 11 दोनों को कुछ अजीब चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। लूकस प्लान के हिसाब से टॉर्च मारता है पर एरिका तो वहाँ होती ही नहीं है, उसको तो जेसन के फ्रेंड ने रोक रखा होता है। लूकस मुड़ के देखता है तो जेसन आ गया होता है वहाँ पे। लूकस जेसन को मैक्स से दूर रहने के लिए कहता है। जेसन लूकस से मतलब जो लूकस होता है ना उसके ऊपर गन लगा देता है। वो लूकस के पीछे मुड़ने के लिए कहता है। वो लूकस को कहता है कि सीढ़ियों के पास मैं खड़ा हूँ और तब तक तुम जो मैक्स है ना उसको वापस वहाँ यहीं पे वापस ले आओ। लूकस कहता है कि अगर मैंने मैक्स को जल्दी उठा दिया ना तो हम सब मर जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जेसन कहता है कि तुमने अभी मैक्स को नहीं उठाया ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। हॉपर बोलता है कि हम मॉन्स्टर को यहाँ पे लाएंगे और उन पे आग बरसाएंगे, उनको तड़पाएंगे ताकि बाकी के जो लोग हैं ना वो लोग मतलब जो बच्चे वहाँ पे हमारे जो है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। मुर्रे कहता है कि उन सबको यहाँ लाएंगे कैसे। हॉपर कहता है एक को लाएंगे, दूसरे लोग उसके पीछे ही आ जाएंगे। हॉपर जॉयस को जेलर बनने के लिए कहता है और मुर्रे को कहता है कि तुम सारे जितने भी डेमोगोर्गन आए उनको आग लगा देना और उन मॉन्स्टर को मरा देना मतलब मार देना और मैं उन मॉन्स्टर का चारा बनूंगा। एडी और डस्टिन रेडी होते हैं बैट से लड़ने के लिए। छत पर एक जो थोड़ी बहुत जगह होती है ना वहाँ पे सारे बैट्स घूम रहे होते हैं और वो थोड़ी बहुत जगह होती है ना उसमें से अंदर आ जाते हैं और तभी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं डस्टिन और एडी और उन लोगों को भगा देते हैं वहाँ से। नैन्सी लोग घर में होते हैं तभी एक अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक रुकता है और रॉबिन को वहाँ पे अजीब चीज़ें होती है ना वो उसे जकड़ लेती है। वही चीज़ नैन्सी और स्टीव को भी पकड़ लेती है। हॉपर एक रूम में जाता है जहाँ पे सब लोग मरे पड़े होते हैं। वो देखता है कि एक डेमोगोर्गन किसी और आदमी को खा रहा है। हॉपर उसे उसके पीछे बुला लेता है। उधर सब बैट्स अंदर आ जाते हैं तभी एडी वो टूटी हुई जगह होती है ना उसको बंद कर देता है। एक और जगह जो खुली रह गई होती है ना जहाँ से बैट आ सकते हैं वो लोग उसे भी बंद करने के लिए भागते हैं। डस्टिन मतलब वो सोचते हैं कि अब वापस घर पे ही जाना पड़ेगा। वो जो दो बीच में जो उन लोगों ने लगाई रही होती है ना दूरी वहाँ से पहुँच जाते हैं। तो डस्टिन तो पहुँच जाता है पर एडी नहीं आता। एडी रस्सी वहाँ से काट देता है और बैट्स को उसके पीछे जो होता है ना वो उसके पीछे लगा देता है ताकि वो पूरी दुनिया में मतलब जो डस्टिन है ना वहाँ पे ना पहुँचे और मेन दुनिया में ना आ जाए। सारे बैट्स एडी के पीछे लग जाते हैं। मैक्स देखती है कि दरवाजे से वेकना की आवाज़ आ रही होती है। वेकना कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, तुम्हारे सारे दोस्त मुझे कुछ भी नहीं कर सकते और मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को देख सकता हूँ, वो लोग महसूस करता हूँ, वो लोग मर रहे हैं अभी। वेकना मैक्स को उठा के फेंक देता है। लूकस जेसन होता है ना उसको कहता है कि वेकना दूसरी दुनिया से है और इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जेसन पूछता है कि एडी कहाँ है, तो मतलब एडी है कहाँ और तुम लोग जो हेलफायर का तुम लोगों ने क्लब बनाया रखा था और वेकना को तुम लोगों ने बुलाया ना। लूकस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा। जेसन पूछता है कि फिर क्रिसी एडी को मिलने क्यों गई थी। लूकस कहता है कि उसे
ड्रग्स चाहिए थे इसलिए वो उसके पास गई थी। जेसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से गन लोड करके लूकास पे लगा देता है। लूकास कहता है कि क्रिसी में प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे वेकना ने जकड़ रखा था और उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती थी और वो इसीलिए वेकना के मतलब जो हमारा एडी है उसके पास गई थी। जेसन बोलता है कि अगर क्रिसी को प्रॉब्लम थी ना तो वो मेरे पास आती, उसके पास नहीं जाती। लूकास जेसन पे हमला कर देता और तभी गन फायर हो जाती है। गन फायर सुनते वक्त उसका दोस्त होता है ना वो चौंक जाता है और ये मौके का फ़ायदा उठा के एरिका उसे मार के वहाँ से भाग जाती है। लूकास और जेसन के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और जेसन मैक्स के जो टेप होते हैं ना उसको भी तोड़ देता है। वेकना मैक्स को तड़पाते हुए कहता है कि तुम भी कमज़ोर ही हो, तुम भी दूसरों की तरह टूटोगी, तुम भी ख़त्म हो जाओगी। वेकना मैक्स को मारने ही वाला होता है, तभी वो पीछे खींचा चला जाता है और हवा में उड़ के गिर जाता है। 11 वेकना को कंट्रोल करती दिखाई देती है। 11 वेकना को मार के फेंक देती है। एडी के पीछे बात की मतलब जो बैट होती है ना, बहुत ज़्यादा बैट होता है ना, वो उसकी फौज लग जाती है एडी के पीछे। डस्टिन कूद के वापस आ जाता है उसी की दुनिया में ताकि वो एडी को बचा सके। एडी को सारे बैट्स होते हैं ना वो उनके साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। हॉपर के पीछे डेमोगोर्गन लग जाता है। मैक्स 11 को कहती है कि क्या तुम्हें सच में मतलब ये चीज़ें करनी है और ये सब कुछ वहम लग रहा है। मतलब मैक्स को यकीन नहीं हो रहा होता है कि 11 यहाँ पे आ गई है। 11 कहती है कि नहीं, मैं सच में यहाँ पे आ चुकी हूँ। वेकना 11 को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम भी यहाँ पे आ गई, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वेकना अपनी ताकत से 11 होती है ना उस पर हमला कर देता है। 11 को मार खाते हुए दिखाया जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है वेकना के सामने। एडी सारे बैट्स के बीच में फंसा हुआ दिखाई देता है और डस्टिन वहाँ पे आ जाता है। 11 कुछ भी नहीं कर पाती वेकना के सामने। वेकना 11 को उसके पास लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वेकना 11 को उसी के घर के दरवाज़ा होता है ना जो वापस नीचे की दुनिया में आ चुके होते हैं वहाँ पे उसे बांध देता है। वेकना मैक्स को लेके एक और जगह दूसरी होती है ना वहाँ पे बांध देता है। 11 वेकना को कहती है कि पापा मर चुके हैं, मैं जानती हूँ कि पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुमको चोट पहुँचाई है, वो असली मॉन्स्टर थे, तुम नहीं हो। वेकना कहता है कि तुम और मैं सच में बहुत ज़्यादा अलग है। पापा ने मुझे चोट पहुँचाई, बहुत ज़्यादा पहुँचाई, पर वो मॉन्स्टर नहीं थे, वो एक इंसान ही थे। वो एक साधारण कमज़ोर इंसान थे, इसलिए दूसरों में ताकत ढूंढते थे। आखिर में वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भी अलग कर दिया और मुझे भी अलग कर दिया। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया नहीं है, तुमने मुझे ऐसा बनाया। पहले मुझे लगा तुमने मुझे मार के जहन्नुम में भेज दिया है, पर मैं किसी नई और ही जगह पे पहुंच चुका था, एक नई दुनिया में पहुंच गया था। ऐसी दुनिया जो इंसानों की गंदगी से दूर है। एक दिन में बहुत ज़्यादा असाधारण चीज़ें करनी शुरू हो गई थी मेरे साथ और मैं वो चीज़ें देख भी पा रहा था। ऐसी चीज़ जो सब कुछ बदल सकती है। मुझे तरीका मिल चुका था अपनी ताकतों को ह्यूमन जो इंसान लोग हैं ना वहाँ तक पहुँचाने के लिए। वो शिकारी बनने का जो शिकार के लिए पैदा हुआ है। बस किसी के दरवाजे खुलने की ज़रूरत थी और वो तुमने कर दिया। और जब तुम्हारे एहसास हुआ ना कि तुमने क्या कर दिया, तुमने एक और दरवाज़ा खोल दिया और तुमने मेरी जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी सॉल्व कर दी। फिर मैंने सोचा कि मैं मेरे खुद के दरवाजे खोलूँगा। जब तुमने खोले दरवाजे और बंद भी कर दिए, तब मुझे पता चला कि अब मुझे मेरे खुद के दरवाजे खोलने होंगे। बस मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए थी। एक बार फिर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे दोस्त भी ख़त्म हो जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। लूकास को जेसन ने बहुत ज़्यादा मारा होता है। हॉपर जहाँ पे होता है ना तो उस पर डेमोगोर्गन बहुत गंदी तरीके से उस पर हमला कर देता है। एडी को बैट्स ने हर जगह से पकड़ लिया होता है। स्टीव लोग होते हैं ना वो भी मर रहे होते हैं। मतलब ये ज़्यादा शॉट्स इतने जल्दी चल रहे होते हैं। वेकना कहता है कि मैं अब सबको मार के एक और अलग दुनिया बनाऊंगा। 11 का दम घुट रहा होता है उसके गले में जो बांध चुका होता है ना वो उसकी वजह से। माइक 11 को कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, आई लव यू एल। मतलब उसकी बढ़ा रहा होता है कि भाई शायद वापस आ जाए एल। मैंने तुम्हें कभी भी मॉन्स्टर नहीं समझा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा एल। तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त जितने भी हो उन सब में मैंने तुम्हें प्यार किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी सुपर हीरो हो। तुमने मुझे लड़ना सिखाया, सबको लड़ना सिखाया और तुम्हें भी अभी लड़ना ही होगा। 11 पूरी ताकत लगा देती है और वो बच जाती है, मतलब ट्राई करती है बचने की और वो निकल जाती है उसके चंगुल से, वेकना के चंगुल से। लूकास जेसन पे बहुत ज़्यादा
पलट जवाब देता है और उसको मारने शुरू हो जाती है और जेसन को वो मार के गिरा देता है। मैक्स का एक हाथ होता है ना, वो उल्टा हो जाता है क्योंकि वो वेकना उसे कंट्रोल करना शुरू कर चुका होता है। डेमोगोर्गन होता है वो हॉपर पे हमला कर देता है और उसे खाना शुरू करने ही वाला होता है। 11 वेकना को मार के फेंक देती है। जॉयस डेमोगोर्गन को आके शॉक दे देती है और हमारे जो हॉपर भैया है उसे बचा लेती है। बहुत सारे डेमोगोर्गन उन लोगों के पीछे आ जाते हैं और मुर्रे साहब है ना जो हमारे, वो ऊपर से आग लगा के उन सबको मार डालते हैं। वेकना को कमज़ोर होते हुए दिखाया जाता है। वहीं सारे बैट्स नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। मुर्रे सारे डेमोगोर्गन्स को जला के फेंक देता है, वहीं पे मार दो सबको। सब लोग वेकना के चंगुल से छूट रहे होते हैं। 11 वेकना को पकड़ चुकी होती है। वेकना कहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त को ऐसा लगता है ना कि तुम लोग जीत गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी वहीं पे हूँ। पर ये तो एक शुरुआत ही है, तुम सबका अंत होगा, पूरी दुनिया का अंत होगा। स्टीव लोग वेकना को जला डालते हैं और उधर हॉपर तलवार से एक और जो डेमोगोर्गन बच चुका होता है ना, उसे भी मार देता है। 11 देखती है कि सब कुछ बिखर रहा होता है उसके आसपास। वेकना पूरा जल रहा होता है क्योंकि वो लोगों ने मार के बॉटल फेंक गरम पूरा तीनों के तीनों चालू हो जाता है। वेकना पूरा का पूरा उसी वजह से जल रहा होता है। रॉबिन होती है ना, वो एक और बोतल जलाती है और उसके ऊपर फेंक के मारती है, पर उसको अभी भी कुछ नहीं हो रहा होता है वेकना को। नैन्सी वेकना पे गोलियां चलानी शुरू कर देती है। वेकना को उसके घर के ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। एंजो और यूरी होते हैं ना, वो यूरी भाई हमारा जो है वो हेलीकॉप्टर से हमारे हॉपर भैया और सबको लेने आ जाते हैं। नैन्सी लोग बाहर आके देखते हैं कि वो वेकना गायब हो चुका है, मतलब वहाँ से गया, जब ऊपर से गिरा था ना फिर नीचे गिरा और गायब हो गया। एडी बहुत ही ज़्यादा घायल होता है। वो डस्टिन को कहता है कि इस बार तो मैं नहीं भागा हूँ और इस बार मैंने मेरी जितनी भी चीज़ें थी मैंने सबकी सब पूरी की है, और तुमको मेरे लिए एक चीज़ करनी होगी कि जो मेरे पपीज़ हैं उनका ध्यान रखना होगा तुम्हें। बहुत ही इमोशनल सीन होता है ये, क्योंकि एडी मरने की हालत में आ चुका होता है। वो मतलब उसी के हमारे जो डस्टिन है उसके हाथ में होता है और वो वहीं पे उसका एडी का दम तोड़ देता है बाय बोल के। एडी वहीं पे मर जाता है। डस्टिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है एडी की मौत को देख के। लूकस एरिका को कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, क्योंकि उसके हाथ में जो मैक्स होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। मैक्स बोलती है कि ना मुझे कुछ फील हो रहा है, ना मुझे मेरी बॉडी फील हो रही है, ना मुझे कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लूकस मैक्स को हिम्मत बढ़ाता है कि भाई तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। 11 और लूकस देखते हैं कि मैक्स की बहुत ही दर्द में, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसे, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही है। मैक्स लूकस के सामने ही मर जाती है। फिर से घड़ी बजने की आवाज़ आती है, मतलब ये चौथी घड़ी होती है, और एक और दरवाज़ा खुल जाता है और सारे दरवाजे एक साथ खुलने शुरू हो जाते हैं और एक अर्थक्वेक जैसी चीज़ें बननी शुरू हो जाती है हॉकिंस के अंदर। बहुत बड़ा सा एक दरवाज़ा बनना शुरू हो जाता है और चारों जो अलग अलग दरवाजे थे ना वो मिलके बहुत एक बड़ा सा दरवाज़ा बना देते हैं। सबको लग रहा होता है ये अर्थक्वेक है और अलग चीज़ें लग रही होती है, क्योंकि सबको ये चीज़ें के बारे में नहीं पता कि नीचे भी एक दुनिया है। 11 मैक्स को सारी अच्छी अच्छी यादों को मतलब उसके दिमाग में चल रही होती है सब, और वो ट्राई करती है, पावर्स का इस्तेमाल करती है और कुछ करती है और तभी ख़त्म हो जाता है और दिखाया जाता है 2 दिन के बाद क्या हो रहा होता है। सब लोग हॉकिंस छोड़ के निकल रहे होते हैं और जोनाथन लोग वापस आते हैं और वो लोग अपने घर पे वापस आ रहे होते हैं। इन शॉर्ट न्यूज़ में बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था और बहुत ही तबाही हुई है और पूरे हॉकिंस में बहुत ज़्यादा मौतें भी हुई है। न्यूज़ में कहा जाता है कि जहन्नुम का दरवाज़ा खुल चुका है। जोनाथन लोग पहुंच जाते हैं उनके घर पे। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। माइक उसकी मम्मी से मिलता है, जोनाथन नैन्सी से मिलता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। विल पूछता है हमारे डस्टिन से कि लूकस है कहाँ पे। डस्टिन कहता है कि वो तो हॉस्पिटल में है, और मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ये सब कुछ चेक क्या चल रहा है। हॉस्पिटल में लूकस मैक्स को कहानी सुनाता हुआ दिखाई देता है। तभी सारे लोग लूकस को मिलने आ जाते हैं। वो सबसे मिलता है। मैक्स कोमा में होती है। लूकस कहता है कि मैक्स 1 मिनट के लिए मर गई थी और फिर वो वापस आ गई। स्टीव, रॉबिन और डस्टिन सबके लिए कंबल, मतलब जो भी रेफ्यूजी और सब लोग होते हैं ना, जो उनके स्कूल में रेफ्यूजी लगाई होती है, तो उनको कंबल और ज़रूरत की चीज़ें देने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। सब लोग मदद में वहाँ पे लग जाते हैं। वही रॉबिन को उसकी फ्रेंड होती है ना पुरानी वाली जो दिखाई गई थी, वो उसके साथ बैंड में थी, वो विकी मिल जाती है। वो कहती है कि मेरा बीएफ है ना वो मुझे छोड़ के चला गया, कि वो बोलता था कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है।
विकी और रॉबिन खुश होते हैं साथ में, और डस्टिन मिस्टर मनसन होते हैं ना, वो वहाँ पे आते हैं। उनको कहता है कि एडी मेरे साथ ही था जब ये अर्थक्वेक आया था, और अभी एडी नहीं रहा है। वो एडी का एक लॉकेट होता है ना, वो मिस्टर मनसन को दे देता है। डस्टिन बताता है कि काश सब लोग असली एडी को पहचान सकते, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मरने से पहले भी वो हंस रहा था, बहुत ही अच्छे से सबसे बात कर रहा था, मुझसे बात की उसने, बहुत ही अच्छा इंसान था। सब ने उसको नफ़रत की, पर उसने कभी भी किसी को पलट के कुछ भी नहीं कहा है उसे। वो चाहता तो भाग सकता था, पर उसने सबको बचाया, पूरे शहर को बचाया। पर वो लड़ा, और सबको बचाने के लिए उसने उसकी खुद की जान दे दी। वो एक हीरो है। सब लोग 11 के पुराना घर होता है ना जो, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। घर पूरा टूटा फूटा होता है। सब लोग पूरा घर साफ़ करने में लग जाते हैं और ठीक करने में लग जाते हैं। जोनाथन नैन्सी को सॉरी कहता है कि वो नहीं आ पाया, वो उनका जो डेट मतलब आने का फ़िक्स किया था वो नहीं कर पाया। जोनाथन नैन्सी को पूछता है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है ना। नैन्सी कहती है कि हाँ ठीक है सब कुछ। विल माइक को पूछता है कि क्या 11 ने बात की उससे। माइक कहता है कि नहीं यार, बस थोड़ी बहुत ही बात की उसने। डॉक्टर ब्रैनर को लगता था कि 11 अभी भी तैयार नहीं है। विल तुरंत कहता है कि वो नहीं होती तो मैक्स जिंदा भी नहीं होती अभी। माइक कहता है कि वो पहले ऐसे हारी नहीं है, मैंने अभी कभी भी ऐसे 11 को देखा नहीं है। विल कहता है वैकना नहीं मरा, और मतलब वो बताता है कि वैकना अभी भी नहीं मरा है, बस वो घायल हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पर ज़िंदा है वो अभी भी। मैं अभी भी उसे फील कर सकता हूँ, और वो सबको मार देगा। एक कार आती हुई दिखाई देती है वहाँ पे। 11 जब हॉस्पिटल में होती थी ना, मतलब हॉस्पिटल में जब उसके साथ थी, तो उसके दिमाग में जो चली गई थी ना, हमने जो देखा था 2 दिन बाद दिखाया था, उसके पहले जब वो पावर्स यूज़ कर रही थी तब की बात दिखाई जाती है। वो उसके दिमाग में चली गई होती है उसका हाथ पकड़ के, और वो देख रही होती है, कुछ कर रही होती है उसके दिमाग में, बट वो ट्राई कर रही होती है कि मैक्स उसे कहीं पे दिख जाए, बट उसे कहीं पे भी नहीं दिख रही होती है। वो दरवाजे पे हॉपर आता है और 11 से वो मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से मिल के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 11 कहती है मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी पापा आपके मिलने की। दोनों पापा और बच्ची एक दूसरे से मिल के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि कैसे क्या चल रहा था सब कुछ। बाहर जो जॉयज़ होती है ना, वो भी उसके बच्चों से मिलते हुए दिखाई जाती है। जॉयज़ 11 को गले लगा लेता है। हॉपर माइक को भी गले लगा लेता है, और जिनको नहीं पता हमारे हॉपर और माइक के बीच की जो रिलेशन क्या है, वो अगर 3rd और 1st सेकंड से आप देखी होगी तो पता होगा। विल को कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है उसके गले के पीछे। बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पेड़ मुरझा रहे होते हैं, फ्लावर्स और सब कुछ मुरझा रहा होता है। सब लोग उस तबाही को देख रहे होते हैं, और ऐसे ही सीज़न 4 का एंड होता है। भाई क्या गज़ब की सीज़न थी, पर एपिसोड बहुत बड़ा था, पर पता नहीं चला कब वो एपिसोड ख़त्म हो गया। बहुत मज़ा आई। मैं शायद मिलेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए बाय बाय।